साथ संजय सिंह जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी अब एमसीडी पर काबिज हो गई है। 15 साल से बीजेपी जो एमसीडी चला रही थी उसे आपने बेदखल कर दिया है। 134 सीटें, जीत है आपकी निश्चित, पर जीत अप्रत्याशित, जो आपका एक शगल हो गया है, जहां जीतते हैं वहां पूरी झाड़ू लगा देते हैं, वो जीत हासिल नहीं हुई। उसकी थोड़ी सी खलिश है, या ये जीत है, इसको जीत के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए संदीप जी, मैं सुबह से एक बात देख रहा हूं कि अगर आप इस जीत को बड़ी जीत नहीं मानते कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 80 सीटें हम ज्यादा जीते हैं और पिछले चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 सीटें हारी है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन एमसीडी में था। ऐसे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी जीती और आम आदमी पार्टी की सरकार 2017 में थी तब भी बीजेपी जीती। तो मैं समझता हूं कि 15 साल के किले को अरविंद केजरीवाल जी ने ध्वस्त किया है। और बीजेपी के मन में एक ही दर्द होता था, जब भी हम बैठते थे बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। तो उस दर्द का इलाज अरविंद केजरीवाल जी ने आज कर दिया। और एक बड़ा संदेश इस चुनाव से यह गया कि उत्पीड़न की राजनीति, फर्जी मुकदमों की राजनीति, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की राजनीति अगर आप करोगे तो दिल्ली की जनता का यह कहना है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और हम अपने बेटे केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा, इन योजनाओं पर हम वोट देंगे। तो ये जीत पूरी है या दरअसल अधूरी है? और ये सवाल संजय सिंह मैं इसलिए पूछ रहा हूं, दोपहर से ही आदेश गुप्ता जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, अमित मालवीय उनके आईटी सेल के अध्यक्ष, अब वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भले ही जीत गई हो, मेयर तो हमारा बनेगा, और वो चंडीगढ़ का उदाहरण दे रहे हैं। तो आप तो देखिए, मैं और किसी पत्रकार को तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन संदीप चौधरी तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है और आप भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। ऐसे बयानों को ना तो मीडिया को महत्व देना चाहिए और ऐसे बयानों पर इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो पार्टी 30 सीट कम है वो पार्टी कैसे दावा कर रही है कि उनका मेयर होगा? ऑपरेशन लोटस कर्नाटक की तरह चलाएंगे, मध्य प्रदेश की तरह चलाएंगे, गोवा की तरह चलाएंगे, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और अरुणाचल का प्रयोग यहां करेंगे? यह किस प्रकार की बेशर्मी है? मतलब जो पार्टी जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था पैसे देकर सांसद खरीदने हो, तो ऐसी सरकार को चिमटी से छूना पसंद नहीं करूंगा। सारे मूल्य, सारे सिद्धांत, सारा लोकतंत्र आपने कूड़ेदान में डाल दिया। बेशर्मी से भाजपाई कहते हैं हमारी पार्टी का नाम बदलो, हम तो भारतीय खोखा पार्टी हैं। मतलब ये किस प्रकार का बयान है? मैं तो सुन के सुबह से इनके नेता बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी एक बेईमान पार्टी है, बीजेपी एक खोखा पार्टी है, हम तो खरीद फरोख्त करेंगे, दिल्ली में भी मेयर बनाएंगे। गजब हाल है। आपने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक कट्टर ईमानदार पार्टी, एक कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया, लेकिन जहां जहां आरोप लग रहे थे, और ये मैंने आंकड़ा बताया पर आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप ये कहें कि भाई मैं आंकड़ा गलत नहीं बता रहा हूं। मनीष सिसोदिया आरोप लग रहे थे, उन पर पतपड़गंज में 3 सीटें जीत गई बीजेपी, आम आदमी पार्टी को 1 ही मिली 4 में से। सत्येंद्र जैन की शकूर बस्ती में तीनों की तीनों सीटें बीजेपी जीत गई। कैलाश गहलोत के नजफगढ़ में 3 सीटें बीजेपी, 1 निर्दलीय। आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अमानतुल्लाह खान 5 सीटों में से आप 1 सीट जीत पाए। अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन में तीनों की तीनों सीटें बीजेपी जीत गई। ये वो सब लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी बीजेपी। क्या उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ा? अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार मान लिया, इन नेताओं को कट्टर ईमानदार नहीं माना दिल्ली वालों ने। संदीप चौधरी जी, मैं पहली बार चुनाव के परिणाम का इस प्रकार का मूल्यांकन देख रहा हूं कि ओवरऑल विक्ट्री के बावजूद असेंबली वाइज मूल्यांकन आप कर रहे हैं। तो फिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई।
तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी पे भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा। राजनाथ सिंह जी के क्षेत्र में लखनऊ में कैंटोनमेंट का चुनाव हार गई, इसका मतलब राजनाथ सिंह जी की लोकप्रियता कम हो गई। कैंटोनमेंट का चुनाव वाराणसी में हार गई, इसका मतलब प्रधानमंत्री जी की लोक। देखिए, हर चुनाव का मूल्यांकन ओवरऑल विक्ट्री के आधार पर होता है, और ओवरऑल विक्ट्री आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई है, 30 सीटें ज्यादा आई हैं। इसमें कोई शक नहीं, आपकी 30 सीटें ज्यादा आई हैं, पर संजय सिंह, बीजेपी नए क्योंकि आप गूढ़ एनालिसिस भी करते हैं, विश्लेषण करते हैं और जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, अगर मैं ये कहूं 4.25% वोट लेने वाली कांग्रेस इस बार 11.68% वोट लेती है, जो आपने अपनी राजनीति में एक नुआंस डाला, एक हल्का सा जो आपने शिफ्ट किया, राइट ऑफ सेंटर, थोड़ा दक्षिणपंथी आप होते दिखे, क्या उसका खामियाजा भी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा है कि अल्पसंख्यक वोट जो एक मुश्त आपका साथ देता दिखा वो आपसे छिटकता दिखा? खास साउथ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, पर वो नुकसान क्या इन आंकड़ों में साफ झलकता है? थोड़ा मैं आपको सहयोग कर दूं, थोड़ा सहयोग कर दूं आपका संदीप जी। 2013 में हमें 28 सीट मिली, 2015 में हमको 67 सीट मिली, और 17 में हम एमसीडी के चुनाव में हार गए। 2019 में लोकसभा में हम हार गए, 2020 में हमें फिर प्रचंड बहुमत से 62 सीट मिली। लेकिन अगर आप एमसीडी के चुनाव का मूल्यांकन कर रहे हैं, एमसीडी के चुनाव का तय कर रहे हैं कि इसमें किसको कितना परसेंट वोट मिला, तो कांग्रेस को 2017 में एमसीडी के चुनाव में कितना वोट शेयर था और आज कितना वोट शेयर है, उसके हिसाब से तय करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का 2017 में एमसीडी के चुनाव में कितना वोट शेयर था और आज कितना है, और कांग्रेस का सफाया होता दिख रहा था। आपने अपनी बदली हुई राजनीति से क्या एक संजीवनी भी दे दी है कांग्रेस को कि वो आपके परंपरा जिन वोट को आपने अपने खाते में दर्ज कर लिया था वो वापस उनकी तरफ जाता दिख रहा है? मेरा सवाल ये भाई, बिल्किस बानो पर आप कुछ नहीं बोले, शाहीन बाग का मुद्दा उठा था 2 साल पहले, मनीष सिसोदिया को तो इंटरव्यू देने से मना कर दिया था फिर आप लोगों ने कि भाई बोलना ही नहीं है शाहीन बाग पर। आप थोड़े थोड़े शॉर्ट हिंदुत्व की लाइन पर चले, क्या मुसलमान उससे नाराज है? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, सीधा जवाब दे रहा हूं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। सत्ता में वो है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए। हाथरस कांड में, उन्नाव कांड में, जहां जहां बलात्कार की घटना होती है, भाजपा सीना ठोक के खड़ी हो जाती है उनके साथ, हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ, माफियाओं के साथ। इनके नेता आईटी सेल का चीफ जो है वो लश्कर तोयबा का आतंकवादी पाया जाता है कश्मीर के अंदर। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। बिल्किस बानो के आरोपी कैसे छूट गए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को सामने आके देना चाहिए। पर यह सवाल आपने नहीं उठाया ना गुजरात में, कई बार गए अरविंद केजरीवाल। देखिए, ऐसा है कि आप अगर किसी चीज को, एक बात को पकड़ के कई बार गए और उठाया नहीं, कितने मुद्दे हम उठाते हैं, कितने मुद्दे नहीं उठाते हैं, और बीजेपी को जिसकी जवाबदेही बनती है वो मैदान छोड़ के भाग जाएगी, किसी भी चीज पे जवाब नहीं देगी। किससे जवाब मांगना चाहिए? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? अगर आरोपी छूट रहे हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? शासन किसका है गुजरात में? बीजेपी का। केंद्र में किसका है? बीजेपी का। नहीं, आप अपनी विचारधारा से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते दिखे हैं। बिल्कुल नहीं। है आपको लग सकता है हमारी विचारधारा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जन सुविधाएं लोगों को मुहैया कराने की है, और उस पर हम काम कर रहे हैं डटकर। संदीप, एक सवाल मैं अभी आ रहा हूं, अभी तो हमारे साथ हैं, अभी 8-9 मिनट और हैं हमारे पास। संजय, पर एक बड़ी उपलब्धि जो अब ये दिख रही है और कल तक उसको बंद कर, इसकी तस्दीक भी की जा सकेगी, ये खबर मुकम्मल भी हो जाएगी, 10 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर दिख रहे हैं। इसकी उम्मीद थी, परिकल्पना थी, कभी जहन में आया था जब आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक स्वरूप दिया आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और मुझे याद है कि पार्लियामेंट के पिछले सेशन में अमित शाह जी ने खुलेआम मुझे चुनौती दी थी, और सारे लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे, और उन्होंने कहा था 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। आज दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। तो लोकतंत्र में अहंकार नहीं चलता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है।
हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें 67 सीटें आएंगी, 62 सीटें आएंगी, पंजाब में प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि एमसीडी जो बीजेपी का किला है उसमें बुरी तरीके से बीजेपी हारेगी, लेकिन जनता ने जिताया। और जनता ने जिताया या कुछ लोग इस जनादेश में, इस जीत में अब ये भी कहते पाए गए कि अरे ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिता दिया। तो बढ़िया है, तो फिर एक संविधान संशोधन कह दीजिए भाजपाइयों से कि लाएं कि गरीब आदमी को वोट का अधिकार छीना जाता है। सिर्फ अडानी अंबानी वोट करेंगे और जितने भी पूंजीपति होंगे वही वोट करेंगे। जितने 20 लाख रुपए महीने की सैलरी पाएंगे उन्हीं को वोट करने का अधिकार है, बाकी गरीबों को वोट का अधिकार नहीं। एक संविधान संशोधन कह दीजिए भाजपाइयों से लेते हैं, और क्या कह सकता हूं मैं। सुकेश को मतलब सवाल वोट पूछना मिल चाह गया रहे तो किसका मिल गया, काहे मिल गया, काहे जीत गए। सुकेश। नहीं, संजय सिंह बहुत अच्छे वक्ता हैं, वाकपटु भी हैं। सुन रहा था इनको मैं, सब कुछ तो आपने पूछ लिया। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था इनसे कि दिल पे हाथ रख के कह दें कि ये जो जीत आज मिली है, इसी जीत की अपेक्षा थी इनको। और दूसरा बड़ा सरल सा सवाल है, वो भी दिल पे हाथ रख के, कि आप राइट ऑफ सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए। कट्टर ईमानदार पार्टी बहुत ईमानदारी के साथ ये बात बता दी। एकदम ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद, 8 मुख्यमंत्री, सारे संसाधन झोंकने के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से हारी है तो यह हमारे लिए बड़ी जीत है, और हम इसको उसी दृष्टि से देखते हैं। पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरा केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय महत्व का चुनाव इसको बना दिया। तो वैसे ही लड़ते हैं चुनाव, और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, वो ऐसे ही लड़ते हैं संजय जी, आपको मालूम है। केजरीवाल इतनी बड़ी जीत लेके आए जी, वो ऐसे ही लड़ते हैं चुनाव, आपको मालूम है। ये असेंबली में भी ऐसे ही लड़े थे, लेकिन आपने धूल चटा दिया था उनको। नहीं, मैं एमसीडी चुनाव की बात कर रहा हूं। मैं एमसीडी के चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय, तो हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि पूरी शक्ति लगाने के बावजूद अगर वो हमसे 30 सीटें कम हैं और 15 साल का उनका किला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया, तो इसको हम बड़ी जीत नहीं, जो जीता वही सिकंदर, ये तो होता ही है। कुछ सवाल एक बड़ी खबर आ रही है सुकेश, बिल्कुल बड़ी खबर ये आ रही है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, सुनिए ना सुनिए संजय भाई, मनीष सिसोदिया आप ही के सहयोगी ने अभी ट्वीट किया है, और वो ट्वीट करके ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो पार्षद चुने गए हैं, जो जीते हैं, उन पार्षदों के पास बीजेपी के फोन आ रहे हैं। आपने अभी खरी खरी सुनाई बीजेपी को कि भाई हमारी 134 सीटें बहुमत हमारे पास, आपका मेयर कैसे हो जाएगा। तो नाम बताइए ना, ये किस पार्षद को, किस बीजेपी नेता का फोन आया है, या ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपके और बीजेपी की नेवर एंडिंग स्टोरी होती जा रही है। मतलब आप लोग, संदीप जी, कभी कभी इतने भोले बन के बात करते हैं। मतलब आप हाफिज सईद से पूछ रहे हैं कि आतंकवादी घटनाओं में तुम रहे हो कि नहीं रहे हो, गब्बर सिंह से पूछ रहे हैं नाम कि क्यों नहीं बताते, डाले हो कि नहीं डाले हो, दाऊद इब्राहिम। अरे भाई, ये क्या बात हुई? जिन लोगों ने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, पूरे देश में सरकारें तोड़ी और विधायकों की खरीद फरोख्त की, वो दिल्ली में नहीं कर सकते और यहां पर पार्षदों से और विधायकों से संपर्क नहीं कर तो सकते। पुराने इस बात पे सहज रूप से आप पुराने तथ्यों के आधार पर ये आरोप जब लगाते हैं, मैं तो एक सरल सी बात कह रहा हूं कि नाम भी बता दीजिए भाई, फोन आया होगा, फोन नंबर फ्लैश कर दीजिए, उसको सार्वजनिक कर दीजिए, इस नंबर से हमारे पार्षद को ये पेशगी आई है, ये कहा है कि जी पाला बदल लो, या मेयर के नाम का वोट दे देना बीजेपी के नेता को, ये बता दीजिए। अच्छा, किसने मान लिया? जो अभी टीआरएस के खरीदने गए थे विधायक, वो लोग जब पकड़े गए और उन्होंने बताया कि 42 विधायक हमारे आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं, खरीदने हम उनको जा रहे हैं, माना किसी बीजेपी वाले ने सामने आके?
उसको तो बाकायदा वीडियो के जरिए जारी किया था, ऑडियो जारी किया था उसका, उन बेईमानों का जो टीआरएस को खरीदने गए थे तेलंगाना में। उनके बयान है कि दिल्ली में हम यह ऑपरेशन कर रहे थे। तो किसी तो अब आप हमसे पूछ रहे हैं नाम बताओ, ये बताओ, नहीं जो बेईमान, तो क्या हम अपने लोगों को सावधान सतर्क नहीं करेंगे? मतलब कोई हमारे घर में डकैती करने आया, हम चिल्लाएंगे भी नहीं कि हाफिज सईद घुस गया है, हम बोलेंगे नहीं। घर नहीं बताएंगे, सिर्फ किस घर में घुसा। समय आने पे सब बताएंगे, सब पता चल जाएगा। तो पिछली बार वाला भी नहीं बताया आप, किस एमएलए को फोन किया था, कि कब आएगा समय? तो मैंने कहा तो कि जो टीआरएस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर राव जी ने ऑडियो जारी किया, उसमें इस बात का साफ तौर पे जिक्र था। कोई पूछताछ हुई, कोई गिरफ्तारी हुई, कोई एफआईआर हुई नहीं संजय जी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो विधायकों को खरीद लेते हैं, पार्षदों को खरीद लेते हैं, सरकार गिरा देते हैं। और आपका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा बताइए, दिनेश मोहनिया ट्रैक रिकॉर्ड है, दिनेश आपका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप आरोप लगाकर भाग जाते हैं। तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड वैसा ही है। कैसे भाग जाते हैं? किस पे आरोप लगाया आपने? कभी साबित नहीं कर पाया। जब उनको खरीदने का शेर सिंह डागर ने जब खरीदने का प्रयास किया था दिनेश मोहनिया का, सारा वीडियो ऑडियो जारी नहीं किया था हम लोगों ने? तो चलिए, आप कह रहे हैं आपके पार्षद बिकेंगे नहीं, पर संजय अब एक और आने वाले भविष्य, दिल्ली वासी किस तरह के भविष्य की कामना कर सकते हैं, उस पर एक सवाल। और वो इसलिए कि अभी तक दिल्ली में देखिए एक रायता फैला हुआ था। ये 3 लेवल जो गवर्नेंस का मॉडल है वहां पर, कि जी एमसीडी ये हमें काम नहीं करने देते जी, ये अड़ंगा अड़ाते हैं जी, ये सड़क ये कूड़ा कर दिया। एक मिनट सुनिए ना, अब आपका हो गया है कंप्लीट कंट्रोल दिल्ली पर। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी ना। अब दिल्ली वासी अब आपको दे दिया पूरा चार्ज। एकदम नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी बहानेबाजी। मैं खुद कह रहा हूं, टोपी ट्रांसफर दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी, साफ सुथरी होगी, कूड़े के पहाड़ों से दिल्ली को मुक्त कराया जाएगा। और कूड़ा राज और भ्रष्टाचार के राज का आज खात्मा हुआ है। ये दरअसल कांटों का ताज है, ये मानते हैं, ये कांटों का ताज है। अभी तक आप देखिए, क्योंकि कुछ चीजों में आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, अब बहुत कुछ आगे बढ़ जाएगा। पार्षदों के पास यहां जितनी ताकत है, कई जगह के एमएलए एमपी से ज्यादा ताकत है। बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन हम चुनौतियों का सामना करना और उसका समाधान करना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह।